हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। तो आज हम रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज। तो इसमें ये पूछ रहा है कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको, जो ये हमारा बोलते हैं कि एकता में ही शक्ति है, इसको और क्या बोलते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में। तो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। पहला स्केलर चेन, सेकंड इक्विटी टू गेन, थर्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड डी एस्पिरेट द कॉप्स। तो स्केलर चेन तो हमारा पॉसिबल नहीं है। स्केलर चेन क्या होता है कि आपको एक टाइप का जैसे वर्क फ्लो होता है कि आपको पहले ये करना है फिर उसके बाद सेकंड करना है, ऐसे करके स्केलर चेन होती है। इक्विटी टू गेन यानी कि आपको इक्वल राइट्स होने चाहिए तभी प्रॉफिट, मतलब कि ऐसे बोलते हैं। थर्ड हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर क्या होता है, जो एक एग्रीमेंट होता है कि मतलब आपने कॉमन कंडीशन सेट कर ली हैं एंड देन उसको एग्रीमेंट करके फिर उसको फॉलो करना यानी स्टेबलाइज करना, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। और फोर्थ होता है एस्पिरेट डी कॉप्स। ये एक्चुअली एक फ्रेंच फ्रेज है जिसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें या इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो ग्रुप स्पिरिट होती है, यानी कि आपका एक टीम वर्क की तरह। तो इसमें हमारा द इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, यह आंसर एस्पिरेट द कॉप्स होगा, यानी कि एकता में ही शक्ति है या ग्रुप स्पिरिट। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिकॉर्ड्स डेट हेल्प इन पर्सनल मैनेजमेंट। ए जॉब स्पेसिफिकेशन, बी इनवॉइस, सी केओटी, डी वर्क शेड्यूल, ई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। और उसके कोड से रखे हैं ए बी डी, ए बी ई, ए डी ई एंड सी डी ई। इसमें क्या बोल रहा है कि वो पर्सनल मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या रिकॉर्ड्स मतलब हेल्प करते हैं। तो जॉब स्पेसिफिकेशन आपका हेल्प कर सकता है कैसे, कि आपको अगर कोई, जैसे आप देखते हैं न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पे भी आप ऑनलाइन देखते हैं, तो उसमें मेंशन होता है कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो आपको एक तरीके से हेल्प ही कर रहा है ना, कि आपको एक्चुअली एनालाइज करवा रहे हैं कि आप में क्या क्या स्किल्स हैं क्या क्या नहीं है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन होगा। नेक्स्ट इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, आप कभी भी मार्केट जाते हैं, जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स में गए, तो फॉर एग्जांपल विशाल मेगा मार्ट हो गया, तो वो लोग परचेज करने के बाद जो बिल देते हैं तो डैट इज़ इनवॉइस। या फिर आप अमेज़ोन से कुछ लेते होंगे तो वो ऑनलाइन इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं, बिल प्रोवाइड करते हैं। तो वो तो आपका पर्सनल मैनेजमेंट हो ना, वो आपके इकोनॉमिक मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है कि ट्रैक करने के लिए कि आपने कितना एक्सपेंडिचर कहाँ किया, कितना खर्चा किधर कर दिया, फालतू हुआ है, ये हुआ है। तो वो इनवॉइस उस चीज़ में हेल्प करता है, ना कि आपके पर्सनल मैनेजमेंट में। यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट से मतलब है कि आपका इंटरनल, मतलब कि आप कैसे अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, क्या आपके स्किल्स हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो पर्सनल मैनेजमेंट आपका यहाँ पे ये रेफ़र किया गया है। तो यहाँ पे इनवॉइस इसका नहीं होगा। फिर सी है के ओ टी, यानी कि किचन ऑर्डर टेकिंग सिस्टम काइंड ऑफ। तो इसमें क्या होता है कि मतलब ऑर्डर किया फिर ले ले लिया, मतलब कि जैसे हमने पहले कुछ बोला फिर हमने उस स्टेप को प्रॉपरली फॉलो किया है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करें। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई आपको ऐसे पर्सनल मैनेजमेंट करने के लिए कोई ऐसे अ, मतलब कि ऑर्डर तो नहीं कर सकते, या फिर आप कभी भी एक लाइन फॉलो नहीं करते हैं। आप हमेशा मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं, या कभी भी कोई भी चीज़ देखें तो आप सीधी रोड पे भी नहीं चल सकते, आप हमेशा इधर उधर देखेंगे या फिर कुछ चलेंगे, तो दैट इज़ काइंड ऑफ केओटी। तो नेक्स्ट हमारा है वर्क शेड्यूल, कि आज सॉरी, हाँ, वर्क शेड्यूल। तो वर्क शेड्यूल में क्या है कि आपने बना लिया प्लान कि मेरे को आज ये करके सोना है, तो फिर मैं बस यही करके सोऊंगा, तो दैट इज़ वर्क शेड्यूल। मतलब आपका पर्सनल मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया आपको क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि मुझे ये काम करना है, इतना टाइम है मेरे पास, तो आपने एक एनालाइज कर लिया, तो वो आपको हेल्प कर रहा है कि जिससे आप नेक्स्ट डे को अच्छे से मूव ऑन कर सकें। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वही कि आप
अपने स्टेप्स जो आपके टास्क हैं या फिर आपने अपने आप को एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया कि मेरा यहाँ सामान ये है, ये काम मुझे ये करना है और मेरे पास इतना टाइम है, तो मैंने सब कुछ एनालाइज कर लिया। तो दैट वुड बी, तो आंसर इसमें क्लियरली जॉब स्पेसिफिकेशन, वर्क शेड्यूल और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जाएगा। दैट वुड बी AD&E। आंसर वुड बी थर्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स assessment of external environment, identification of a subsystem, unity of command, span of control, assessment of resources and capabilities, identification of goal। और उसके डिफरेंट कोड्स से रखे हैं ABCF, ACEF, ABEF एंड ABCD। तो इसमें क्या बोल रहा है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले आप समझिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। तो हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ब्रॉडली 5 फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम गोल एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या हम पहले सबसे पहले कुछ भी हमको काम करना है, या जैसे सपोज़ हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेट हमारा गोल हो गया कि ये हमारे को अचीव करना ही करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनालिसिस करें, ठीक है। गोल हमारा सेट हो गया, नेट का पेपर हमें देना है और क्लियर करना है। फिर एनालिसिस की, हमने उसका सिलेबस देखा, एनालाइज किया कि हमने स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया कि हम क्या कैसे, मतलब कि हमको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये हमारा एनालिसिस हुआ कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लिया कि किस टॉपिक में ज़्यादा आ रहा है, किस कम में कम आ रहा है, ठीक है। फिर है स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन हुआ कि आपने अब हर एक टॉपिक को डेज डिवाइड कर दिया कि सपोज़ अगर फूड एंड न्यूट्रिशन से मेरा 40% आ रहा है, प्रीवियस ईयर से एनालाइज किया, तो फिर अब मैं फूड एंड न्यूट्रिशन को ज़्यादा टाइम दूंगा या दूंगी, ठीक है। अगर किसी और सब्जेक्ट से, जैसे पेपर 1 है, तो पेपर 1 में अगर आपको लग रहा है कि मुझे उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है तो वैसे देंगे। तो दैट इज़ स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन कि आपने इतने दिन डिवाइड कर लिया, इतने टाइम डिवोट कर दिया और कैसे कैसे मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप होता है। अगर हम देखें तो हम हमेशा स्ट्रैटेजी बना लेते थे, टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमें कब क्या क्या करना है, पर उसको रेगुलरली फॉलो करना, कि मतलब स्ट्रैटेजी हमें इम्प्लीमेंट करनी है। हमने स्ट्रैटेजी बना तो ली, पर हम उसको किस हद तक इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी। फिर हमने उसको मॉनिटर किया कि हमने 5 दिन किया, 6 दिन किया, 10 दिन किया, या हमने कंटिन्यूस किया तो गोल अचीव हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर ऐसे करके तो हम मॉनिटर करते हैं कि हमने अपना टाइम टेबल किस हद तक फॉलो किया। तो ये हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के स्टेप्स होते हैं। गोल सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर एनालाइज करना, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाई, फिर हमने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया और फिर मॉनिटर किया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या है, वो पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो पहला है असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि आपने एनालिसिस किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम, यानी कि आपने गोल को एनालाइज किया, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड, की मतलब आपने, ये तो कहीं से हमारा स्टेप में किसी में इंक्लूड होता नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कि आपने एक बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करके, कि मतलब इस टाइम स्पैन में आपने इतना इतना, मतलब आपने बहुत ही स्ट्रिक्ट वैसे करके, तो ये भी हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में तो है नहीं इन्वॉल्व, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर है असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़, ये भी आपका एनालिसिस में हो जाएगा, तो ये भी आएगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल, ये भी आपका है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा A, B, E एंड F। दैट वुड बी थर्ड C। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो भी हमें एक चीज़ को, कोई भी प्रोग्राम है या आप कोई भी जैसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इस हिसाब से देखिए। कहीं भी यूनिटी ऑफ कमांड, कहीं पे भी ऑर्डर, कहीं पे भी स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स आएंगे, कंट्रोल, कमांड, सुपरवाइज, ये सब चीज़ें नहीं आती। मॉनिटर, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो मैनेजमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंट्रिंसिक वैल्यूज इन मैनेजमेंट। A, cooperation,
टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, और उनके कोड से रखे हैं ABNC, BCD, ACD एंड ABND। तो इसमें वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे इंट्रिंसिक वैल्यूज़ इन मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, यानी कि मैनेजमेंट के लिए जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो एक प्रॉपर एक टीम में एक अंदर जो इनहेरिटेड होता है, मतलब कि आप किसी के संग भी काम करते हैं, ठीक है, आपके जब भी ग्रुप असाइनमेंट होते हैं या ग्रुप वर्क होता है, तो एक चीज़ होती है कि आप अंदर से करते हैं, आप कोऑपरेट करते हैं अपने टीम मेंबर्स के संग, ठीक है, आपको एक ऑनेस्टी रहता है कि मेरे को एक काम करना है, आपको कोई काम डिवाइड किया गया तो आप उसको पूरी ऑनेस्टी से करना चाहते हो, तो फिर वो है। फिर क्रिएटिविटी, कि आप कितना उसमें इनपुट डाल रहे हो, किस हिसाब से। अगर सपोज़ हम एक प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं कि अगर हमको एक 3D मॉडल बनाना है सपोज़ वाटर हार्वेस्टिंग का, तो हमने उसमें क्या क्रिएटिविटी दिखाई, हमने क्लाउड्स कैसे बनाए, कॉटन से बनाए या फिर किसी और चीज़ से बनाए, पेपर से बनाए, थर्मोफॉइल्स, किसी से भी बना सकते हो, तो वो आपकी क्रिएटिविटी है। ऑनेस्टी, कि आपने उसमें टाइम डिवोट किया, आपने उसके बारे में सोचा है। कोऑपरेशन, आपने बाकी सब लोगों के संग भी, अपने टीम मेंबर्स के संग भी कोऑपरेट करके चला है। तो ये आपके इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब अंदर की वैल्यूज़ हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, कि आपको जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है वो सेटिस्फाई, मतलब आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि नेट प्रोवाइड कर दिया जाए, एक 2G, एक 3G, एक 4G, तो आपको सेटिस्फैक्शन किससे मिल रहा है? 4G से ही मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें नेट की स्पीड ज़्यादा है। तो सिमिलरली, तो अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यूज़ में क्या क्या इंक्लूड होगा? हमारा कोऑपरेशन, ऑनेस्टी और क्रिएटिविटी। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें तो अंदर से आती हैं, पर टेक्नोलॉजी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, तो उसकी आप कंप्लेन कर सकते हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा A, C एंड D। दैट वुड बी आंसर 3, C। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडन फैमिली इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, कम्युनिटी इनकम, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, साइकिक इनकम। एंड के कोड्स हैं ABC, ACD, AB and D, एंड लास्ट वन इज BC and D। तो इसमें आप क्वेश्चन में समझिए, वो बोल रहा है कि हमारे जो हिडन फैमिली इनकम होता है, मतलब कि जो फैमिली एज अ फैमिली में कितना अर्न होता है और उसका जो इनकम है, उस चीज़ को वो बोल रहा है कि वो किस किस के कॉम्बिनेशन से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इंक्लूड हो रहा है। तो एक हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होता है कि आपने सपोज़ म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद वेट किया कि कब हमारा उसका रिम्बर्स होगा, या फिर जो भी म्यूचुअल फंड्स का जैसे जैसे स्टॉक में जा रहा होगा वैसे करके आएगा उसमें, ठीक है। कम्युनिटी इनकम वो होता है, जैसे कि आप सपोज़ कर लीजिए, अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, आपकी मम्मियाँ या दादी, मोस्टली पुरानी जनरेशन्स में होता था जब बैंक्स वगैरह इतना नहीं होते थे, वो लोग क्या करते थे, कमेटी बैठा लेते थे। क्या करते थे कि वो लोग अपने तरफ से कुछ कुछ, जैसे 5,000 हो गया फ्रॉम ईच हाउस, वो लोग डिवोट करते थे, और फिर मंथली एक जिसको ज़रूरत होती थी वो उससे ले लेता था, जैसे बैंक की तरह काम करते हैं। किटी पार्टीज़ में भी होता है, वो लोग उसका पैसे से किटी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो उसकी जगह ये लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से कमेटी ले लेते थे, ठीक है। फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जैसे कि आप कभी जैसे जॉब करते हैं तो दिवाली बोनस कंपनी से मिलता है, कभी होली बोनस मिलता है, कभी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल गया, तो ये सब एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में आता है। फिर हमारा साइकिक इनकम होता है जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब कि ये कोई आपका हार्ड कैश नहीं हुआ ना कुछ हुआ, ये जस्ट आपको एक जैसे जॉब है, तो कोई आप कंपनी क्यों चेंज करते रहते हैं, क्योंकि आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो जब आपको जो कंपनी में आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है, आप उस कंपनी में ज़्यादा डिवोट करते हो टाइम, आप ज़्यादा रहते हो, तो वो आपकी साइकिक इनकम है कि आपको एक सेटिस्फैक्शन रहता है, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इनकम है। अब इसमें देखते हैं कि हमारा हिडन फैमिली इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया म्यूचुअल फंड्स का,
तो जितने भी ये फंड्स होते हैं, LIC होता है, ये सब क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपने जितना इन्वेस्ट किया वो उतना ही पैसा उससे ज़्यादा बढ़ के आएगा, या लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर कम्युनिटी इनकम होगा, क्यों? क्योंकि हमने उसमें कोई हमें लॉस नहीं, मतलब कि आपने डाला है, इनपुट डाला है, ठीक है, आप कभी भी ले सकते हो, तो ये आपका कम्युनिटी इनकम हो गया। फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया, ये भी आपको पॉजिटिव में मिल रहा है। ठीक है, कि अगर आपको जैसे दिवाली जो फेस्टिवल्स होते हैं सपोजिटली, तो फेस्टिवल न्यू ईयर्स इन सब पे क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है, क्यों? पार्टीज़ गिफ्ट्स वगैरह की वजह से। तो उस कंपनी आपको एक्स्ट्रा बोनस दे रही है, उससे आप गिफ्ट्स वगैरह परचेज कर सकते हो, तो डैट वुड बी लाइक बेनिफिट ही हो रहा है। आप एकदम पर्सनल लेवल पे देखिए, अगर आपको कभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आपको पैसा मिलता है, तो आपको खुशी होती है ना कि आप चलो ठीक है, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिला, तो कि अब हम इससे ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, तो कुछ भी। फिर साइकिक इनकम होगी, क्योंकि आपका उतना मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है। तो इसका आंसर होगा B, C and D, दैट वुड बी आंसर 4। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप हिडन फैमिली इनकम में एज अ फैमिली यूनिट देख के समझे कि आपको किस किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, किस किस चीज़ में एकदम इन्वॉल्व हो रहे हो, आपका कहीं पर लॉस नहीं हो रहा, तो दैट वुड बी योर हिडन फैमिली इनकम। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिटी इनकम, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड साइकिक इनकम। तो हमारा आंसर B, C and D है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में से कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, या examination.catalyst@gmail.com पे भी आप हमको लिख सकते हैं। और अगर आप और कहीं से अप्रोच करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।